हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो हमारा सीटेट एसएसटी की क्लास चल रही है। क्लास 8 का हिस्ट्री है और 3 चैप्टर और बाकी हैं। इसके बाद से आपका ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। नोट्स के लिए जो लोग भी पूछते हैं, मैंने कल भी बताया था, उसमें थोड़ा सा इंग्लिश वाला काम बाकी है और कुछ चीज़ें देखनी है, बस उसके बाद से आपको मिल जाएगा। देखिए, 5th चैप्टर हमारा है कि अब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन से आपका सीटेट एसएसटी निकल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी की किताबों को नहीं पढ़ा है, जरूरी तो नहीं है ना कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछा गया है वही पूछेगा। तो इसलिए आप पूरे टॉपिक्स को पढ़ें, ताकि अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस पीवाईक्यू से आता है तो भी आप कर लें, नहीं भी आता है तो भी आपका हो जाए। ठीक है। तो कल की क्लास में हमने देखा ही था और अब यहाँ से स्टार्ट है कि अब जनता बगावत करेगी 1857। बेसिकली आज इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जनता जो है, जनता के ऊपर शोषण हो रहा था। जो राजा थे, बादशाह थे, अंग्रेज जो है पूरी दमन की नीति अपना रहे थे। आपने देखा था कि बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ, उनके बेटों को उनके ही सामने जो है मार दिया गया। फिर उसके बाद से कैनिंग आता है और वो बोलता है, उनको लाल किला से निकाल देता है और बोलता है कि अब कोई भी इनका वंशज बादशाह नहीं होगा। आज के चैप्टर में हम यही सारी चीजें देखेंगे। साथ में आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी जो कि 1857 की क्रांति लाती है, और वो था राइफल जिसमें कारतूस का उपयोग किया गया था। ये अभी हम देखेंगे उसको भी। तो यहाँ से सारी चीजें आपसे पूछी जाने वाली प्रश्न ही है और ये थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में चीजों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लाइक तो कर दिया करो। एक तो देखते भी हैं आप लोग 2 से 3 हजार, बट लाइक नहीं करते हो यार, आज कर दो प्लीज। 500 लाइक्स का टारगेट आज कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। देखिए, ये आप फोटो एक बार देखिए। ये है जो सिपाही और किसान विद्रोह। इसमें आप देख भी सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। ये देखिए, और यह विद्रोह जो है ना, वो 1857 का जो उत्तर मैदान के भागों में फैला हुआ था। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको उस समय की दर्शाई गई हैं। अब ये स्टार्ट कैसे होता है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में यहाँ से बस पढ़ते हैं। देखो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपना प्रभाव बढ़ाना स्टार्ट किया और इस पे सबका असर पड़ा। मतलब कि इसका, चाहे वो किसान हो, जमींदार हो, और जो भी नीतियां हो रही थी, कार्रवाई हो रही थी, वो जनता के हित में तो हो ही नहीं रही थी ना। आपने देखा था कि किस तरीके से किसान कर्जे में डूबता जा रहा था, उसकी खुद की जमीन जो है उससे छीनती जा रही थी। तो लोग तो विरोध करेंगे ही। और बस किसानों के साथ नहीं, जो नवाब थे ना, उनकी भी जो है सत्ता छीनी जा रही थी। बहुत सारे ऐसे थे जो बेचारे अपनी सत्ता और सम्मान को बचाए रखने के लिए कंपनी से बातचीत भी कर रहे थे, बट कंपनी उनकी बातों को भी इनकार कर रही थी। और बहुत सारे दरबारों में देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पर भी है कि रेजिमेंट तैयार कर दिया गया था। इससे क्या हो रहा था कि जो भी वहाँ का होता है ना, लोकल में जो शासक होते हैं, उनकी खुद की फ्रीडम घट रही थी। उनकी सेना को हटा दिया गया। एक तो राजस्व वसूली के अधिकार भी उनसे छीने जा रहे थे। तो बेचारे कुछ ऐसे थे स्थानीय शासक जो अपने हितों की रक्षा के लिए सोचे कि चलो कंपनी से बातचीत करते हैं। और इसके पहले आपने देखा होगा लॉर्ड डलहौजी ने जो विलय नीति किया, और अवध पे आपने देखा होगा किस तरीके से उसका शासन छीन के एक झूठा सा जो है यहाँ पर देता है तर्क कि भाई कुशासन जो है इसकी व्यवस्था है। तो यहाँ पर देखिए, तो कुछ ऐसे भी आपने, यहाँ पर मैंने पूरी स्टोरी थोड़ा आपको समझा दी कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे जो है अपना पूरा सत्ता जमा रहा था। और लोग हो, चाहे जनता हो, चाहे राजा रानी, सब जो है इससे बड़े दुखी थे। तो इसमें से कुछ ऐसे भी थे जो चाह रहे थे कि भाई हमको अपने हितों की रक्षा करनी है, चलो कंपनी से बातचीत करते हैं। जैसे कि आप देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये चाहती थी कि इन कंपनी जो है, इनकी पति की मृत्यु के बाद उनका, क्योंकि इन्होंने ना बेटा गोद लिया हुआ था, उसको राजा माने, बट इससे इनकार कर दिया कंपनी ने। वहीं पर दूसरी तरफ जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है, इनका दत्तक पुत्र है नाना साहब, याद रखिएगा, इनका दत्तक पुत्र है। इसने भी कंपनी से रिक्वेस्ट किया कि भाई जो उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी, तो वो मृत्यु के बाद उन्हें मिले। इसको भी इसने, कंपनी ने ठुकरा दिया। आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा, जब शक्ति आ जाती है तो लोगों को घमंड हो जाता है। वही सेम चल रहा था। फिर अवध के साथ भी आपने देखा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने कब्जे में लिया और अवध पर एक सहायक संधि थोप दी। ठीक है, कब्जे में लिया। और आपने देखा ही था, पिछली बार भी पढ़ा था हमने कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा, भाई शासन ठीक से नहीं चल रहा है, बस इसी वजह से हम इसको अपने पास रख रहे हैं। झूठा सा एग्जाम्पल दिया। ठीक है, ये प्रश्न पूछता भी है कि क्या ऐलान किया गया था कि शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको बस कहानी की तरह देखना है, रटना नहीं है, कहानी की तरह, स्टोरी की तरह देखो। उसके बाद से फिर यहाँ पे हमारा जो बहादुर शाह जफर,
बेचारे बुजुर्ग थे और 1857 की क्रांति में आपने देखा होगा उसके बाद इनको नेता बनाते हैं। इनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, इनके बेटों को इनके सामने ही मारा। कंपनी ने मुगलों के शासन को तो एकदम सोच लिया था कि भाई हमको मुगल के शासन को खत्म करना है, और खत्म कर भी लिया। सबसे पहले तो इसने क्या किया, सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम ही हटा दिया, इतनी बेइज्जती। फिर उसके बाद से जो है 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और यह प्रश्न पूछता है कि किसने ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफर को लाल किले से निकाल दिया जाएगा, और ये किया था इसी डलहौजी ने किया था। एक और आता है 56 में, 1856 में, जो कि कैनिंग है। इसने तो ये फैसला लिया कि अब ये जो बहादुर शाह जफर है ना, ये अंतिम है, तो ये आखिरी मुगल बादशाह होंगे। अब इनके बाद से कोई भी बादशाह नहीं होगा, भले से इनके बेटे होंगे, वो बादशाह नहीं होंगे, उनको हम राजकुमार बोलेंगे। ठीक है, तो ये किसने कहा, ये क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, ये किसने कहा है, तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया था 1856 में। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ फैक्चुअल वाली, वो चीज़ें तो पूछी ही जाएंगी। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इसने मुगल की भी पूरी सत्ता छीन ली। अब यहाँ से किसान और सिपाही, देखो किसान तो वैसे ही बहुत परेशान थे, आपने देखा होगा। एक तो वसूली का इनका तरीका इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि बेचारे ये लोग अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे थे, इनकी खुद की ज़मीन इनके हाथ से निकल रही थी। तो एक तरीके का जो लोग भी काम कर रहे थे, भारतीय सिपाहियों में भी काफ़ी असंतोष था, क्योंकि ना तो उनको अपनी सैलरी मिल रही है, ना तो उनको भत्ते मिल रहे हैं, परेशान थे। एक तो वैसे भी उनकी धार्मिक जो भावनाएं थी उसको भी ठेस पहुंचा रहे थे। तो धीरे धीरे इस तरीके से, और उस समय ना लोग जो जनता थी, मतलब लोग जो आम लोग थे, वो ये मानते थे ना कि हम समुद्र पार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम समुद्र पार करेंगे तो हमारी जाति, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बट अंग्रेज तो ऐसे मानने वाले नहीं है ना। अब इन्होंने तो जबरदस्ती की कि अगर आपको काम करना है तो आपको समुद्र पार करना ही होगा। तो ये एक चीज़ था कि उस समय लोग मानते थे कि अगर हम समुद्र यात्रा जो है करेंगे तो हमारा धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। फिर 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला। तो आपको पता ही है कि सिपाही ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमें जमीन से जाने में कोई एतराज नहीं है, बट हम समुद्र से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप जानते भी हैं कि अगर ये ऐसा उस समय वैसे जिसके हाथ में सत्ता है, अगर उसकी कोई बात नहीं मानेगा तो उसके साथ कितनी कठोर से कठोर चीज़ हो सकती है। तो उनको बहुत ही सख्त सजा दी गई, और ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ। 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बना दिया और बोला, साफ साफ कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसको समुद्र पार तो जाना ही पड़ेगा। सिपाही जो है ना, वो गांव की हालत से बहुत परेशान थे, इसलिए वो खुद किसान थे और अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो किसान सिपाही सब परेशान थे क्योंकि इनकी मनमानी हो रही थी। अच्छा, ये आप फोटो देखिए, ये सिपाही और जो है उत्तर भारत में बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम सती प्रथा से भी रिलेटेड देखेंगे, बट उसके पहले देखिए सुधारों में क्या प्रतिक्रिया आई। अंग्रेजों को लगता था ना कि देखो, भारतीय जो समाज है ना, उसको सुधारना जरूरी है। तो एक चीज़ तो चलो इन्होंने अच्छा किया कि सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। ये एक चीज़ इन्होंने अच्छी की, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय जो आम लोग थे वो एक बहुत ही रूढ़िवादी सोच के थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर किसी का पति मर गया है तो उस औरत को भी उसके साथ जलना होगा, और मान लो कोई औरत नहीं जा रही ना, तो जबरदस्ती उसको उसके जो है वहां पर जला देंगे। ठीक है, और विधवा विवाह आपको पता ही कि अगर किसी का हस्बैंड, कोई कम उम्र की लड़की है, महिला है, उसका हस्बैंड मर जाता तो शादी भी नहीं करने देंगे। तो ये एक चीज़ इनकी अच्छी थी कि चलो अंग्रेजों ने इस चीज़ को कहा कि भाई सती प्रथा को रोकना चाहिए और विधवा विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे कानून बनाने चाहिए। ये एक साइड इनके तरफ से अच्छा कानून था। और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। 1830 के बाद से कंपनी ने तो ईसाई मिशनरी को बोल दिया कि तुम खुलकर काम करो, अपनी जमीन और सत्ता अपना जुटा सकते हो। फिर एक कानून भी बनाया 1850 में, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की शक्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। बेसिकली आपको बस इतना समझना है कि ईसाई धर्म को ये प्रमोट कर रहे थे, और कुछ लोग जो थे उन्हें लग रहा था कि ये तो हमारा धर्म, सामाजिक सबको नष्ट कर रहा है। हाँ, एक चीज़ थी कि जो भी इस धर्म को मानेगा वो आराम से अपना जो है उसकी खुद की जमीन पे अधिकार भी पहले ही जैसा होगा, और वो इसका प्रचार भी कर सकता है, साथ में खुलकर काम कर सकता है। ईसाई वालों के लिए था बस। ठीक है,
चलिए, दूसरी तरफ आपको पता है ऐसे भी भारतीय थे जो कि मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट जनता की नज़र से इसको अब हम पढ़ते हैं। जनता की नज़र से देखिए, ये बीच वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है। सैनिक विद्रोह, यहाँ से ये बन जाता है जन विद्रोह। ये क्या था, ये देखिए। देखो, जो सैनिक विद्रोह था, और यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ें स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ ना, इसका आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम में, क्योंकि आप कितना रट लोगे। अगर आपको स्टोरी पता है तो स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है, फैक्चुअल वाली चीज़ें आप याद कर लेना, और स्टेटमेंट वाला एलिमिनेशन में आसानी होगी। सैनिक विद्रोह जो है कब जन विद्रोह बन गया, देखो, शासक और प्रजा के बीच में आपने देखा ही था कि संघर्ष कोई अनोखी बात तो थी नहीं ना, क्योंकि वो विद्रोह तो करेंगे और राज्य की सत्ता भी छिन्न भिन्न हो जाती है। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि उन सब का शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे, और इस तरह की स्थिति की हालात में अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना पड़ता है। सेम इसी तरीके से एक ऐसी स्थिति पैदा हुई भारत के उत्तरी भाग में 1857 में, और ये एक अफवाह भी था। तो ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई, फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा, और ये पहला विद्रोह था। ठीक है, 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। जो कंपनी खुद टॉर्चर कर रही है, उसका खुद का अस्तित्व अब खतरे में है। 1857 की क्रांति, आपको ये प्रश्न बार बार पूछता है कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो मेरठ से। पता नहीं कितनी बार पूछा है, मेरठ से शुरू हुआ है ये क्रांति। शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। आखिर में सिपाहियों ने क्यों बगावत की, इसका एक रीजन है, अभी आपको पता चलेगा। तो इसमें बहुत सारे असंख्य लोग जो है विद्रोही तीव्रों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था, 1857 की क्रांति। और ये एक ऐसा विद्रोह था जिसकी वजह से कंपनी की भी अस्तित्व जो है उसका खुद खतरे में हुआ। साथ में ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, मेरठ से। ये बार बार पूछता है। सिपाहियों ने कई जगह बगावत की है। अब ये क्यों हुआ, ये देखिए, आप फोटो में भी देख सकते हैं। मेरठ से दिल्ली तक देखो, 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। ये प्रश्न पूछता है कि कब मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था, तो 8 अप्रैल 1857। इसको भूलना मत, ये नोट करके रट लेना। ये तो भाई देखो, जो डेट ईयर है ना, वो तो आपको रटना ही पड़ेगा। और वो भी कहाँ पर, बैरकपुर में। किस वजह से, अपने अफसर पर हमला करने के आरोप में इनको सीधे फांसी पर लटका दिया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। और यही एक मेन रीजन था, जो क्रांति स्टार्ट होती ना, इसका मेन रीजन ये था कि कुछ सिपाही थे, उन्होंने बोला कि देखो भाई, नए कारतूस के साथ जो अभ्यास करना है ना फौजियों को, वो हम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो सिपाही थे आम लोग ही तो थे। इनको ऐसा लगता था कि भाई ये जो कारतूस है ना, इसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। अब आप समझ सकते हो, हिंदू मुस्लिम थे, वो यूज तो करेंगे नहीं। तो ये प्रश्न पूछता है कि आखिर में इन्होंने मना क्यों किया, तो इसलिए क्योंकि कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया, उन्होंने मना किया तो। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। और यह 9 मई 1857 की बात है। 8 अप्रैल को तो इनको फांसी दी जाती है, और 9 मई की बात है, ये 10-10 साल की सजा मिलती है। तो ये फैक्ट है। 1857 की क्रांति का एक बड़ा रीजन ये है कि इसमें लोगों ने, जब सिपाही थे, उन्होंने मना किया कि भाई हम ये कारतूस यूज नहीं करेंगे, इसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है, और ये स्टेटमेंट में पूछा हुआ है। फिर ये देखिए, मंगल पांडे की स्मृति में जो है टिकट जारी हुआ है, डाक टिकट। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया भी बहुत जबरदस्त रही। उन्होंने बोला 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोला, और वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। कब, 10 मई को। उन्होंने अंग्रेज जो अफसर थे उस पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार भी कब्जे में ले लिए, और अंग्रेजों की इमारतें और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे बहादुर शाह जफर, क्योंकि एक तो अंतिम शासन थे और बूढ़े भी थे। तो सिपाही सोच रहे थे कि भाई अंग्रेज चले जाएंगे, बट हमारा देश का शासन कौन चलाएगा। तो सिपाही को इसका आंसर मिल गया। उन्होंने बोला कि वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते हैं, और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं ये बहादुर शाह जफर, क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले तो इन्हीं को खत्म करेंगे।
ठीक है। तो ये सिपाहियों की नीति थी। उसके बाद से क्या होता है कि मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए और बादशाह से मिलना चाहते थे, मतलब ये बहादुर शाह जफर से। तो बादशाह जो है अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। ये देखिए आप, ये है हमारे बहादुर शाह जफर। तो लेकिन सिपाही अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया सिपाहियों ने कि आप हैं हमारे नेता। अब ये बूढ़े बादशाह हैं, इनको सिपाहियों की मांग को माननी पड़ी। ये चाहते नहीं थे बेचारे, बट इनको मानना पड़ा। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। यही एक मेन रीजन था। अब ये नेता बन गए हैं, तो इन्होंने जितने भी शासक हैं, मुखिया है ना, सबको बोला कि भाई देखो, अंग्रेज से लड़ना है, संघ बनाना है। तो बहादुर शाह जफर के इस एक मात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। ये एक इनका मात्र कदम था, इन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी। अब अंग्रेजों से पहले ही देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था, आपको पता ही है। पहले ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े जो है मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। मतलब बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि भाई अगर ये दोबारा से अस्तित्व में आ जाएंगे तो हमारा भी तो फायदा ही होगा। अब अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेज ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। ये हमारे नीचे नाना साहेब है, फोटो देख सकते हैं आप। अंग्रेजों को ना ऐसा उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो एक तरीके से मोटिवेशन बढ़ जाता है और इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है, जो कि दिया हमारे बहादुर शाह जफर ने। तो स्थिति बहुत पूरी तरीके से बदल गई थी और बगावत फैलने लगी। आप ये देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से अंग्रेज अफसर को मारा जा रहा है, ये फोटो देखिए। तो अब बगावत फैलने लगी। तो जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। खबर भी फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहियों का ही सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह किया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पर दूसरी कुछ टुकड़ियां थी, वो भी साथ इनका दी। और देखा देखी में कस्बे, गांव के लोगों ने भी बगावत के रास्ते पे चलने लगे। स्थानीय नेता, जमींदार, मुखियाओं के भी पीछे संगठित हो गए। मतलब सब लोग साथ में आ गए। सब अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को एकदम तैयार थे। सेम उसी तरीके से जो स्वर्गीय पेशवा बाजीराव हैं, इनके दत्तक पुत्र हैं नाना साहेब, कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों के शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। ये प्रश्न पूछता है कि किसने खुद को पेशवा घोषित किया, तो वो है नाना साहेब। और इन्होंने कहाँ से मोर्चा संभाला था, तो कानपुर से। ये प्रश्न पूछा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। हर अलग अलग जो है शहर में अलग अलग लोगों ने इसका मोर्चा उठाया था। तो नाना साहब ने कानपुर का, इन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया और इन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया गया। तो आपको पता ही है, इनको हटा दिया गया था, बट अब फिर से बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। अब ये बिरजिस कद्र हैं, सब बहादुर शाह जफर की आड़ में अपना काम चला रहे हैं, बेचारे उनको भुगतना पड़ेगा। बिरजिस कद्र ने भी क्या किया, बहादुर शाह जफर को ही अपना बादशाह मान लिया। इसने भी मान लिया, ठीक है। अब उनकी माँ जो बेगम हजरत महल है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बेगम हजरत महल ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी, ठीक है। और इन्होंने, तात्या टोपे ने ग्वालियर का संभाला था मोर्चा। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजे अवंतीबाई लोधी ने भी 4000 सैनिकों की फौज तैयार की। मतलब सब अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार थे। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या तो बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई और इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहों में बट ये आप सोच रहे होंगे कि जब इतने सारे सैनिक थे तो फिर कैसे दोबारा से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की, अभी पता चलेगा।
उसके लिए आपको पूरी क्लास देखनी होगी, तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी और हार भी हो रही थी। लोगों को यकीन हो गया कि भाई अंग्रेज का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति हुई। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, मतलब मैसेज भेजा, आज वाला टेलीग्राम नहीं, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, ये अपने बारे में बता रहे हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी अब हमारे खिलाफ हो चुका है। तो इस तरीके से, और इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आ रहे हैं। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, उस समय भी होता था भविष्यवाणी। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है, तो इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने, ये प्रश्न पूछता है कि बरेली से कौन, तो बख्त खान, ये याद रखिएगा, इसको मैं हाईलाइट करना भूल गई। ये पूछता है कि बरेली से कौन, तो बख्त खान। इसने भी एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। ठीक है, तो सब लोग जो है इस, और ये एक मुख्य व्यक्ति साबित हुआ था इस बगावत में। बिहार का एक पुराना जमींदार है कुंवर सिंह, इन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। तो ये प्रश्न पूछता है कि बिहार से कौन शामिल हुआ, कुंवर सिंह, और बरेली से कौन हुआ, बख्त खान। प्लीज इसको नोट कर लेना। ठीक है, और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो ये हमारी हैं रानी लक्ष्मीबाई और ये हमारे वीर कुंवर सिंह, जो कि हैं बिहार से इन्होंने जो है मतलब लड़ाई अपना स्टार्ट किया। और ये देखिए ये किस तरीके से हमला हो रहा है। ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हैं जिन्होंने दिल्ली के लाल किले और इस पर कब्जा किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, ये मेरठ से दिल्ली की ओर जा रहे हैं ये लोग सिपाही। अब कंपनी का किस तरह, देखिए कंपनी तो वैसे भी आम जो शासक थे अलग अलग राज्य के, उनके सामने बहुत ही कम थी। बट इसका पलटवार कैसे होता है, और ये देखिए तात्या टोपे के भी स्मृति में जो है यहाँ पर बनाया गया है डाक टिकट। अब कंपनी का पलटवार कैसे होता है, तो बहुत सारा उथल पुथल हो रहा था, बट अंग्रेज ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नया कानून बना दिया और विद्रोह के मुख्य केंद्र पर धावा बोला। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा से अंग्रेज के कब्जे में आ गई। मतलब ये शांत थे और इन्होंने अपनी पूरी सेना जुटाई और फिर हमला किया और फिर दिल्ली को कब्जा में ले लिया। अंतिम जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हैं, इस पर मुकदमा चलाया गया और ये इनसे बहुत ही ज़्यादा इनको अंग्रेजों को लगता था कि यही एक मेन रीज़न है ना, बहादुर शाह जफर, क्योंकि ये तो एक बेचारा नेता बन गया था सबका, सब इसके आड़ में जो है मोर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले इन्हीं पर जो है मुकदमा चलता है और इनको जीवन भर का कारावास की सज़ा दी जाती है। और इनके बेटों को ना उन्हीं के आंखों के सामने, बहादुर शाह जफर के ही सामने, इनके खुद जो बेटे थे, अंग्रेज क्या करते हैं, उनको खड़ा करते हैं, उनके दोनों बेटों को लेकर आते हैं और गोली मार देते हैं। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेजा गया। प्रश्न पूछता है कि वो कौन सा मुगल बादशाह है जिसको रंगून भेजा गया, तो वो है बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो फिर यहीं पर इनकी अंतिम सांस लेते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे सब पे कब्जा करते हैं। फिर दिल्ली पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। लोग अंग्रेजों से टक्कर ले रहे थे, बगावत पूरी तरीके से फैला था, अंग्रेज इसको कुचलना चाह रहे थे और 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया फिर 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को भी आपको पता ही है, ये भी शिकस्त हो गई और उनको भी मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के भी साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा और वे शहीद हो गई। ठीक है, तो सबके साथ फिर से ये कर रहे हैं। तात्या टोपे भी मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। प्रश्न पूछता है छापामार युद्ध कौन चला रहे थे, तो तात्या टोपे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों का उत्साह मिला था, धीरे धीरे से विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत है ना, वो टूटने लगी थी। तो बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों को विश्वास जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया कि देखो भाई अब ऐसा नहीं होगा, और उन्होंने सोचा कि हम वफादार भूस्वामी जो हैं उनके लिए इनामों का ऐलान करेंगे, जो भी वफादार होगा। यहाँ पर देखिए अंग्रेज टुकड़ी जो है वो दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी यहाँ पे गेट है, ये रहा, इसको बारूद से ही उड़ा दिए। ठीक है, तो इन्होंने भी अब भरोसा दिलाने के लिए कहा कि हम इनाम का ऐलान करते हैं और आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर
ये सारी लड़ाई इसीलिए तो हो रही थी ना कि ज़मीन हमारे हाथ से जा रहे हैं, कर्जा होते जा रहा है, तो इन्होंने बोला कि आपका ही होगा। और जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण करते हैं तो, और किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की तो वे सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, जमीन पर फिर से आपके अधिकार होगा, दावेदारी बनी रहेगी अपना भरोसा दिलाने के लिए। और इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोही नवाब राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उनको फांसी पर लटका दिया गया। यह फोटो देख सकते हैं, कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ रहे हैं अंग्रेज। अब विद्रोह के बाद के साल, यहाँ तक तो धीरे धीरे आपने देख ही लिया कि किस तरीके से कंपनी पहले खुद हार मानी, फिर कंपनी ने कंपनी जो है वो लोगों को, शासन, राजा, उनको बंदी बनाए, किसी को सजा दिए, किसी को माफ़ कर दिया। तो धीरे से फिर से अपना सत्ता इन्होंने स्थापित कर लिया। अब विद्रोह के बाद क्या होता है, तो ये स्टेटमेंट वाली चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर फिर से कंट्रोल किया, बट अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते हैं। तो इन्होंने जो बदलाव किया है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला बदलाव ये है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया। और ये प्रश्न पूछता है कि कौन सा कानून जो है पारित हुआ, तो 1858 में, जिससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, अब उसका सारा अधिकार कहाँ पे चला गया, ब्रिटिश साम्राज्य में, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। क्योंकि ये कंपनी ही अभी तक शासन कर रही थी, बट अब इसको बदल दिया गया कि अब कंपनी नहीं करेगी, अब ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया। पहले जो गवर्नर जनरल होते थे ना, अब उनको वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी अब सीधे ही अपने हाथ में ले ली। अब बीच में कोई कंपनी नहीं रहेगी, अब हम सीधे शासन करेंगे। ठीक है। दूसरा इसका एक और जो बदलाव हुआ वो ये है कि देश के सभी शासकों को भरोसा दे। देखिए, सबसे अगर आप देखो इनकी जो नीति थी कि पहले जनता का भरोसा ले लो, उसके बाद से बढ़िया आराम से हम शासन कर सकते हैं। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में अब कभी भी उनका जो क्षेत्र है ना, उसमें हम कब्जा नहीं करेंगे। और साथ में आपको पता है इस चीज़ के लिए भी बगावत हो रहा था कि हमारा दत्तक पुत्र है, अब आप उसको भी अपनी ज़मीन दे सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। ये सब स्टेटमेंट में पूछेगा कि जो नीति में बदलाव हुआ है। तीसरा क्या बदलाव था कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिख, पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। पहले क्या हो रहा था कि पूरे के पूरे भारतीय सिपाही हो रहे थे, बट अब यूरोपीय सिपाहियों की संख्या ज़्यादा हो गई। दूसरा एक इसका था कि मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। सोचिए, मुसलमानों के साथ अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था, ये जो 1857 है ना, तो मुसलमानों के साथ जो है इनकी ज़मीन, प्रॉपर्टी सब कुछ जब्त कर ली। एक तरीके से अपना एनिमी इनको समझने लगे। और क्यों, एक रीज़न था कि भाई मे बी इन्होंने ही ये सब कुछ विद्रोह किया है। अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। वो कारतूस वाला था ना कि लोग समझ कि हम गाय और चर्बी वाला, जो गाय और सूअर की चर्बी वाला, तो यही तो था ना मेन रीज़न कि क्रांति इतनी बढ़ गई। तो फिर अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब आपके जो भी धर्म है, जो भी कल्चर है, हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थापित देने के लिए नीतियां बनाई गई। ठीक है, तो इस तरीके से 1857 के बाद एक नया चरण जो है वो स्टार्ट होता है, जो कि हमने इसमें देखा कि पहले कंपनी जो है खुद हार मानती है, फिर दोबारा से कंट्रोल करती है, फिर उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हट जाता है। अब अंग्रेज सीधे अपने हाथ में ले लेते हैं शासन। तो ये हमने पूरा स्टोरी के थ्रू देखा है। आपको समझ में कितना आया है आप कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जो चीज़ें मैं आपको बोलती हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उसे कॉपी में ज़रूर नोट करें। इसको एक बार खुद से भी रीडिंग करना, जब मैं आपको PDF दे दूँगी टेलीग्राम पे, तो अगर आप 2 से 3 बार इसका रिवीजन करते हैं तो आधे से अधिक चीज़ें तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, रट्टा भी नहीं लगाने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं 5 बजे। आज BPSC में बिहार स्पेशल की कल से सीरीज़ चल रही है, तो आज भी हमारा बिहार स्पेशल है। आप लोग वीडियो में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।